A candidate is required to answer 6 out of 10 questions which are divided into two groups containing 5 questions and he is not permitted to attempt more than 4 from any group. In how many ways can he make up his choices? बच्चों चलिए समझते हैं। देखो क्या है, एक पेपर है, ठीक है। एक पेपर में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक पेपर में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको क्या करना है सर, उसमें दो ग्रुप्स हैं पेपर के अंदर, 5 क्वेश्चन एक ग्रुप में, 5 क्वेश्चन दूसरे ग्रुप में। आपको इस 10 क्वेश्चन में से एनी 6 अटेम्प्ट करने। सुनो मेरी बात ध्यान से, टोटल 10 क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन में से हमको कोई भी 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बात कि ये 10 क्वेश्चन के अंदर भी दो ग्रुप हैं, 5 क्वेश्चन का एक ग्रुप, 5 क्वेश्चन का एक ग्रुप। अब एक कंडीशन बोल रहा है, कह रहा है ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 फ्रॉम ईच ग्रुप। इन हाउ मेनी वेज कैन ही डू दैट। अगर ये कंडीशन ना दी होती ना, सुनो, अगर ये कंडीशन ना दी होती ना तो मैं सीधे कर देता 10C6। अगर ऐसी कोई कंडीशन ना दी होती तो मैं सीधे कर देता 10C6। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमको कंडीशन दी है कि किसी एक ग्रुप में से मैक्सिमम 4 ही कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सोचो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास। सर एक काम करता हूं, यहां से 4 क्वेश्चन कर लेता हूं और इस वाले ग्रुप में से 2 क्वेश्चन कर लेता हूं, 6 हो गए क्या। यहां से 3 क्वेश्चन कर लेता हूं और यहां से 3 क्वेश्चन कर लेता हूं, चलेगा क्या। या फिर यहां से 2 क्वेश्चन कर लेता हूं और यहां से 4 कर लूंगा, चलेगा क्या। थोड़ा सोच के देखिए मेरे साथ। हाँ बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, अनअवॉइडेबल, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ी देर के लिए बियर कर लो, ठीक है। चलो तो 10 क्वेश्चन है, तुम ना सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। बैकग्राउंड में तो जीवन भर में बहुत डिस्टरबेंसेस आएंगे, पर हमें हमारा फोकस बनाना है। हमारे तो बैच का नाम भी फोकस है, तो यही तो स्किल है कि आप कैसे बैकग्राउंड की चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ काम की बात पर ध्यान दो, ठीक है। चलो, आपके लाइफ में भी तो बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज है, उसको भी रिमूव करो, ठीक है। ध्यान दो। अब यहाँ 10 में से 6 क्वेश्चन करने, केवल इतना क्वेश्चन होता तो मैं क्या बोलता था कि भाई 10 में से कोई भी 6 मुझे अटेम्प्ट करने। सीक्वेंस की बात तो नहीं हुई है ना, कोई भी 6 अटेम्प्ट करने ऐसा पूछ रहा है। कितने तरीके से आप कोई भी 6 क्वेश्चन चॉइस कर सकते हो। लेकिन यहां पर सर क्या है, यहां पर बोल रही है 10 में से 2 2 5 5 क्वेश्चन के ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप में से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक ग्रुप में से 4 से ज्यादा क्वेश्चन आपने नहीं करने। अब हम लोग सिलेक्शंस निकालते हैं, चलिए। तो यहां पर सिलेक्शन आएगा मेरा सर 5C4 इंटू 5C2। तो या तो मैं ऐसे करूंगा कि पहले ग्रुप में से 4 कर लूंगा, दूसरे ग्रुप में से 2, या तो फिर पहले ग्रुप में से 3, दूसरे ग्रुप में से 3, या तो फिर पहले ग्रुप में से 2, दूसरे ग्रुप में से 4। अब इनके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का काउंट मुझे निकालना है। तो बताइए 5C4 कितना होता है। सर 5C4 होता है 5 इंटू 5C2 होता है 10, ये हो गया 50। उसके बाद 5C3 होता है 5/20/10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये 100 हो गया। फिर वापस 5C2 होता है 10 और 5C4 होता है 550। अच्छा मुझे बताइए, ये ऑप्शंस है ना, या तो ऐसा करोगे, या तो ऐसा करोगे, या तो ऐसा करोगे। ऐसा थोड़ी होगा 4 2 भी कर लोगे, 3 3 भी कर लोगे, 2 4 भी करोगे। नहीं नहीं सर, या तो 4 क्वेश्चन यहां से, या तो 2 यहां से, सॉरी, या तो 4 यहां से 2 यहां से, या तो फिर 3 यहां से 3 यहां से। मतलब इनके बीच में एंड लगा हुआ है और ऑप्शंस के बीच में और लगा हुआ है। इसका मतलब सर और तो बताइए फाइनल आंसर करते समय मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं या प्लस कर दूं। सर 50 प्लस 100 प्लस 50, द आंसर विल बी 200। तो अरे सर 200 तो ऑप्शन में नहीं, यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है कि यहां पर राइट आंसर 200 है लेकिन ऑप्शन में डी दिया हुआ और सही ऑप्शन में कहीं 200 है ही नहीं। तो क्या होगा, लेटेस्ट एमटीपी है, बच्चा खुद से सॉल्व करने जाएगा, उसको लगेगा कि उससे कुछ गलती हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो इसका आंसर 200 आना चाहिए। तो आप एमटीपी के ऑप्शंस को इग्नोर कर दीजिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका आंसर 200 आना चाहिए, बात खत्म। बट क्या आप लॉजिक समझ पाए, क्या आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो पाया। ठीक है एवरीवन, चलो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। अनीश बेटा, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है एक्शन। तो जब हम एक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ एक्शन में ध्यान दो, जब कोई एक्शन ना हो रहा हो तो मोटिवेशन। ठीक है, मैं अभी यहाँ एक एक्शन के लिए मिला हूं,
तो मैं अपना समय मोटिवेशन में नहीं डालूंगा, पहले एक्शन, फिर लास्ट में मोटिवेट करूंगा आपको, ताकि आप खुद अपने सेल्फ एक्शन ले पाए। मेरे साथ हो तब आपको मोटिवेशन की क्या जरूरत है ना। चलो, जेनिश बेटा इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं समझ में आ रही आपको ये बात? सुनो, पेपर में अगर क्वेश्चन गलत आएगा तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, पर मैं क्या गलत पढ़ा दूं तुमको कि चलो 150 को याद कर लेते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए और 200 ऑप्शन में आ जाए, फिर क्या करोगे? गलत ऑप्शन को लगा क्या हो? नहीं ना। तो जीवन में दो चीजें हैं, सुन लो, सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, आज के बाद कभी भूलना मत इस बात को। पेपर में अगर क्वेश्चन गलत आया तो तू टेंशन मत लेना कभी। अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती है तो सबको ग्रेस मार्क्स मिलता है। पर तुम्हारी जवाबदारी कहां है? तुम्हारी जवाबदारी यह है कि मैं सही करके आऊं। अगर क्वेश्चन में सही ऑप्शन है तो तुम्हें सही आंसर आना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है एवरीवन, चलो चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए। तो भाई पता नहीं यार मुझे, बट जो लेटेस्ट एमटीपी है ना, सितंबर 2024 का सीरीज 2, उसमें बहुत गलतियां हैं। याद करो, हमने रेशियो प्रपोर्शन किया था, उसमें भी बहुत गलतियां मिली, इक्वेशंस में भी गलतियां थी। और मतलब बेसिकली ये वाले एमटीपी में मुझे लगता है इन्होंने आंसर की कोई तो गलत उठा ली है भाई, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में गलतियां मिल रही हैं पीछे, ऑप्शंस में भी गलतियां मिल रही हैं। बट ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपके सामने सही आंसर प्रकट कर दूंगा, ताकि आप अपने आप से डाउट ना करें। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। सो 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। अच्छा, आपने फैक्टोरियल के अंदर ये वाला बात सीखा है क्या, कि हम 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, हम 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने सिखाया हुआ है आपको। इसी तरीके से अगर मैं सर 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल रहने दूं, क्या मैं 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? डेफिनेटली सर, राइट हैंड साइड। सर 11 फैक्टोरियल को मैं 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? डेफिनेटली सर। अब देखो, अगर मैं 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 + 1/10, और राइट हैंड साइड में अगर मैं 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा 1/11 × 10। ठीक है, अब क्या होगा दोस्त, 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल हो गया। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स, तो मैं बोल दूंगा 10 × 1 10 + 1 11/10 इज इक्वल्स टू x/110। क्या आप मुझे x की वैल्यू बताएंगे क्या आएगी? सर x की वैल्यू आएगी 110 × 11 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर विल बी 121। तो अरे 121 भी नहीं दिया ऑप्शन में, वही सेम चीज मैंने लिख दी फिर से आपको, कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर 121 है, लेकिन जो भी ऑप्शन में यहां सी दिया हुआ है आप उसको अवॉइड करें, आप सही चीज क्या है इस पर फोकस करें। ठीक है, चलो जी। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आई थिंक हमने कल के सेशन में भी किया होगा, जो आपने ओटीएम सेशन देखा होगा ना परम्यूटेशंस का, उसमें भी हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नहीं भी हुआ है तो अभी हो गया है। ठीक है, आइए एक और सवाल। सर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी n-1 PR प्लस r टाइम्स ऑफ n-1 PR-1। इसका मतलब था when one object is not taken in the arrangement, याद है वो परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन के थ्योरम थे, when one object is not taken in the arrangement, और ये किसका फॉर्मूला था? when one object is always taken in the arrangement, when one object is always taken, ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी। और दोनों का जो टोटल होता है सर, वो पता किसके बराबर होता है? टोटल परम्यूटेशन विदाउट विदाउट कंडीशन। तो इन दोनों का टोटल आ जाता है एनपीआर के बराबर। अब मैं जल्दीबाजी में क्या करूंगा, जाके सीधे ए टिक कर दूंगा? नहीं, जब क्वेश्चन में बोथ दिया हो तो एक बार पूरे ऑप्शन पढ़ लिया करो। एक बात बताओ सर, एनपीआर तो सही है, प्रॉब्लम नहीं है, बट एनपीआर का ही तो फॉर्मूला है ये, n फैक्टोरियल अपॉन n-r होल फैक्टोरियल। मतलब तुम मुझे बताओ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा टिक करने के लिए मेरे पास? यहां सी। ठीक है एवरीवन, कूल। तो वैल्यू ऑफ n-1 PR
plus r times of n minus 1 p r minus 1. Answer is both. Done, 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 done. Bolo done, 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 done. Yes, 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 yes. Okay, sir. Cool. Now, MTP September 24 2. Answer है given answer is C. यहां भी देखते हैं सर. मतलब सर आप बोल रहे हो कि आपने पहला क्वेश्चन कराया उसमें भी एमटीपी में गलती, 200 ऑप्शन में नहीं था. हाँ, आपने दूसरा क्वेश्चन कराया उसमें भी 121 ऑप्शन में नहीं था, वहां भी गलती. आप बोल रहे हो तीसरे में आंसर सी आना चाहिए और उन्होंने बी टिक किया हुआ है. हाँ, मतलब इसमें भी गलती. मतलब क्या पीएनसी के हर क्वेश्चन में गलती दे दी उन्होंने? यस, हर क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ ना कुछ. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अपने मन से जो करने बैठा होगा उसको लग रहा होगा कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो हर आंसर गलत हो रहे हैं. जबकि तू ऐसा मत सोचना भाई, क्योंकि तेरी कोई गलती नहीं है. ऐसा मॉक टेस्ट पेपर में आंसर की ही गलत बना के दे दिया है. ठीक है, अब ये वाला आइए. यहां दिया 2n कॉम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय n कॉम्बिनेशन 3 11:1. अच्छा, ऐसे सवालों में क्या हमारे पास अगर ऑप्शन दिए हैं तो n की जगह ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हैं क्या हम लोग सर? ओके सर, तो ऑप्शन ए लेता हूं, n को 6 मानता हूं, तो 2n हो जाएगा 2 इंटू 6 C3 अपॉन 6 C3. मतलब ये हो जाएगा 12 C3 डिवाइडेड बाय 6 C3. 12 C3 का फॉर्मूला होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया और 6 2 जा 12 हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएंगे. अरे ये तो 11/1 बचा. और हमें यही तो चेक करना है भाई कि n की ऐसी क्या वैल्यू ले लूं कि राइट हैंड साइड में 11/1 आ जाए. तो सर पहले ऑप्शन को चेक करने से आंसर मिल गया. सर लेकिन पीछे तो सी दिया हुआ है ना. अरे वही तो बात है ना भाई, राइट आंसर 6 है यहां पर. तुम पीछे के आंसर पे विश्वास मत रखो एवरीवन. ओके, किट्टू जी धन्यवाद आपका. चलिए, आरटीपी में इजी क्वेश्चन आया था. क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो सो दैट ऑल द 4 गर्ल्स आर टुगेदर. तो देखो B1 B2 B3 B4 B5 B6 और 4 गर्ल्स हैं G1 G2 G3 G4. अब बच्चों ये जो 4 गर्ल्स है ना, ये 4 गर्ल्स हमेशा साथ में ही रहेंगी. तो जब चीजें टुगेदर होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वन ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल हो जाएगा. लेकिन फिर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि जो 4 चीजें साथ में है वो आपस में भी तो अरेंज हो सकती हैं. दे कैन चेंज देयर प्लेसेस विद इन देमसेल्फ. इस जिसको मैं बोलता हूं इंटरनल अरेंजमेंट पढ़ाते समय. तो ये 4 का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. तो पहले आप इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मानते हो तो 6 बॉयज हो गए और एक गर्ल हो गई, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया ग्रुप वाला. ऐसे 7 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट होगा. फिर वो जो 4 गर्ल्स है वो आपस में अपनी जगह बदल सकती हैं 4 फैक्टोरियल वेज में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आइए, अच्छा, जो सितंबर 24 का फर्स्ट सीरीज था, एक और बढ़िया बात बताता हूं मैं आपको. जो हमारी मॉक टेस्ट पेपर आया था सितंबर 24 सीरीज 1 जो आया था ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन पीएनसी के हैं ना, सारे जून 24 के पेपर वाले. क्या किया उन्होंने, जून 24 के पेपर में जो क्वेश्चंस दिए थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को, जून 24 के पेपर वाले क्वेश्चंस को ही एमटीपी में भी दे दिया है फर्स्ट सीरीज में. तो ठीक है, एक साथ दोनों काम हो गए हमारे. ठीक है यार, मीटअप के लिए मैंने ग्रुप बनाया यार, आप लोगों को बोला भी है ज्वाइन कर लो. फिर क्लासेस में आप लोग मीटअप के बारे में बातें पूछ रहे हो, बता देता हूँ. 2 सितंबर को मैं आ रहा हूँ अहमदाबाद. 11 AM से हमारा मीटअप रहेगा. करीब करीब 3 घंटे का ये सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दूंगा अपकमिंग अटेम्प्ट्स वालों के लिए. और उसके बाद फन एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रुप गेम्स होंगे, उसके बाद म्यूजिक होगा, डांस होगा, गरबा होगा. ठीक है, फोटो शूट होगा. वी विल एंजॉय इट. इट विल नॉट बी अ मैराथन, इट विल नॉट बी अ स्टडी सेशन, गाइडेंस सेशन, मोटिवेशन और उसके बाद फन. ठीक है, तो मैं मिलने आ रहा हूँ भाई, तो चिल करेंगे. ठीक है, ओके. अब प्लीज 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 पढ़ने में ध्यान दीजिएगा. ओके, चलो. कोई भी ये ना पूछे और क्या करोगे, कोई भी ये ना पूछे कि हमारे यहाँ कब आओगे. रिफ्रेशमेंट्स भी रहेगा. यस, रिफ्रेशमेंट्स भी रहेगा. ठीक है, चलो. आदित्य बेटा, अब तुमने एक और मैसेज किया ना तो मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा. अभी तो सिर्फ इग्नोर कर रहा हूं. ठीक है, चलो. इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टेडियम बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स ऑकर टुगेदर. सेम क्वेश्चन आ गया सर जो अभी हमने पिछला किया. STDIUM
एम, ये 4 हो गए कॉन्सोनेंट, ए आई यू, ये हो गया हमारे वॉवेल्स। ठीक है, तो अब सुनो, ये वॉवेल्स को तुम बोल रहे हो कि साथ में रहने चाहिए, तो अब अगर मैं वॉवेल्स को एक ग्रुप मानूं तो 1 2 3 4 5 एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये जो 3 वॉवेल्स हैं ये आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरीवन, इज इट क्लियर एंड बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट, अ यूजर वांट्स टू क्रिएट अ पासवर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक यूजर जो है वो एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहता है जिसमें वो ये चाहता है कि यार 6 लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर मतलब समझते हो, कैपिटल लेटर्स होते हैं और लोअर केस लेटर्स होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो चाहता है कि 4 लेटर्स स्मॉल वाले रहें। अपन भी पासवर्ड में ऐसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का कॉम्बो रखते हैं ना, वैसे यहां पर भी स्मॉल लेटर रखना है आपको 4, और 2 अपर केस मतलब 2 कैपिटल लेटर रखना है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में। अच्छा, कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना, मतलब अगर कैपिटल में आपने ए ले लिया तो स्मॉल में ए मत लेना, मान लो स्मॉल में आपने सी ले लिया तो कैपिटल में सी मत लेना, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो 6 के 6 लेटर्स होंगे ना ABCD वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है सर, नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द पासवर्ड बी क्रिएटेड इफ द पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। पहले तो ये बताइए सारे बच्चे, ये पासवर्ड कितने लेटर का है सर, क्योंकि 4 लोअर बोल रहे हैं और 2 अपर बोल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का पासवर्ड हमारा होना चाहिए, ये बात तो हमको समझ में आ चुकी है। अब सुनिए, बोल दिया कि सर पहली जगह पर मतलब पहली केस पर एक अपर केस आएगा, पहले वाले प्लेस पर जो पासवर्ड का पहला लेटर होगा ना वो अपर होगा, अपर मतलब कैपिटल लेटर, इट विल बी अपर। तो अपर में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं बताइए, अपर लेटर में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं सर, अपर लेटर में मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, अपर लेटर में मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, ए से लेके जेड तक मैं उन 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है सर, ये कंडीशन तो पूरी हो गई, अब 3 2 5 जगह बची हुई हैं, एक अपर केस लेटर डालना है और 4 लोअर केस लेटर डालने हैं। तो अब मैं क्या करता हूं ना सर, अब मैं ये निकालता हूं सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर अदर अपर केस लेटर। जो दूसरा वाला अपर केस लेटर होगा, देखो पहला वाला अपर केस लेटर तो फर्स्ट जगह पर जा रहा है, पर सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर अदर अपर केस लेटर, तो दूसरा वाला अपर केस लेटर कहां आ सकता है सर, 1 2 3 4 5 में से कहीं भी आ सकता है, 5C1 विच इज 5 वेज। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, पहला अपर केस लेटर तो पहली प्लेस पर आएगा, ये तो श्योर है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि जो दूसरा वाला अपर केस लेटर मुझे लेना ना, क्योंकि 2 अपर केस लेटर बोले, उसको कहां लूं, तो वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी मतलब मेरे पास 5 चॉइसेस हैं उसको प्लेस करने की। मान लीजिए कि वो यहां आने वाला है, ऐसा मान लिया मैंने। अच्छा, अब सुनो, क्योंकि आपके लेटर रिपीट नहीं होने वाले, तो जहां भी अब आपका दूसरा वाला अपर केस लेटर आएगा वहां आपके पास 25 चॉइसेस हैं। भाई जो एक लेटर ले लिया वो तो रिपीट नहीं कर सकते ना। हाँ सर, अब टोटल अल्फाबेट्स में से 2 अल्फाबेट चूज हो गए। अच्छा, लोअर केस में कोई कंडीशन नहीं है, अब जो भी 4 जगह खाली बची वहां लोअर केस डाल देंगे, तो लेटर रिपीट नहीं हो रहे, तो 24 23 22 21, तो क्या आंसर आ जाएगा सर मेरा, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, ये तो श्योर है, ये तो आना ही आना था। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो इसमें खास है वो है सर ये 5 वेज, कि वो जो कंडीशन डाली ना कि पहली जगह पर अपर केस लेटर आएगा और उसके बाद दूसरे अपर केस लेटर के बारे में नहीं बोला, मतलब उसकी 5 चॉइसेस हैं, इसको दिमाग में रखते हुए हमको आंसर देना है, तो इंटू 5 और आएगा यहां पर, तो उस हिसाब से सर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, 26 25 24 23 22 21 इंटू 5। ठीक है बेटा जी, चलो, तो ये हो गया जून 24 का थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन आया था। वैसे तो इजी आते पेपर में, आपने देखा होगा, जैसे ये वाला पेपर में आया था, कितना इजी है। और भी पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, कल के ओटीएम सेशन में भी मैंने कुछ पीवाईक्यूज आपको बहुत सारे दिखाए थे। तो कितने बच्चों को ये बात तो समझ में आ गई है कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एडवांस लेवल के काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं आते ज्यादा। जो हमारा एग्जाम होता है ना सीए फाउंडेशन का, 11th और 12th में आते होंगे, पर सीए फाउंडेशन के पेपर में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के हाई लेवल के क्वेश्चन केवल 1 या 2 रहते हैं।
बाकी 5 में से 3 क्वेश्चन इजी वाले ही रहते हैं हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको बिल्कुल बनने ही बनने चाहिए, और बाकी एडवांस लेवल या मॉडरेट लेवल के कर लोगे तो दैट इज वेल इन गुड, पर वो 3 क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम सबसे बन जाएंगे अगर आपने ये सेशंस किए होंगे तो, ठीक है। चलो, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट टुगेदर सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। जब भी ऐसी लाइन बोलता है ना बेटा, ये भी मॉड्यूल में किया हुआ क्वेश्चन है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब कोई भी 2 गर्ल्स आजू बाजू में नहीं होंगी, मतलब ऑल्टरनेट बैठेंगी। अब सुनो, अगर मेरे पास 5 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4 और B5, तो गर्ल्स कहाँ कहाँ बैठ सकती है मैं बताता हूँ आपको, या तो यहाँ, 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 या तो यहाँ। तो मुझे बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेसेस आर देयर फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कितनी प्लेसेस होगी अरेंज करने की? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और बैठने की बात बोल रहा है, मतलब अरेंजमेंट है, तो 6P3। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब गर्ल्स जो हैं इन 6 में से कहीं भी बैठ जाएंगी, जैसे ही उन्होंने कोई भी 3 जगह ब्लॉक कर दी, मान लो यहां बैठ गई, यहां बैठ गई, यहां बैठ गई, बस अब क्या है, अब जो भी बॉयज बचे हैं 5 वो कहीं भी बैठ जाएंगे, तो बॉयज लोगों का कोई कंडीशन नहीं है इसमें, तो बॉयज के लिए हो जाएगा 5P5। उस हिसाब से आप मुझे बताइए टोटल वेज क्या हो जाएंगे, तो 6P3 इंटू 5P5 का आंसर निकालिए। 6P3 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 विच इज 120, और 6 इंटू 5 इंटू 4 120, और 5 फैक्टोरियल भी 120 होता है, तो 120 इंटू 120 क्या आएगा, 14,400। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है। क्लियर एवरीवन? चलो, सिग्मा बेटा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लानर शीट फाइंड आउट कर सकते हो, वहां आपको सब मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लानर शीट डली हुई है। हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ट्रॉफीज कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ वन पर्टिकुलर ट्रॉफी मस्ट ऑलवेज बी इन द मिडिल। अब बताओ भाई, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ट्रॉफीज हैं जिनको शेल्फ में जमाना है, पर उसमें से ना एक ट्रॉफी बीच में ही रहेगी, ये जगह फिक्स कर दी है तुमने, तो एक पर्टिकुलर ट्रॉफी को तुमने बोला इसको तो मैं बीच में रखूंगा, सबसे बड़ी ट्रॉफी है ये, मेरी सबसे फेवरेट ट्रॉफी है, इसको तो मैं सेंटर में ही रखूंगा, ये तुमने फिक्स कर दिया है। अब क्या हुआ, 4 ट्रॉफी बची, 4 जगह बची, 4P4। अरे बाप रे, इतना इजी, यस 24। 4 खाली जगह है, 4 खाली जगह है, और 4 ट्रॉफीज हैं, ठीक है। चलो, ट्रैवलिंग सैंडी, आप ना ultimatec.com पर चले जाओ, उसमें कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में चले जाओ, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एडमिशन के लिए फ़ोन नंबर मिल जाएगा, या फिर फॉर्म भी फिल कर सकते हो, तो कॉल बैक भी आ जाएगा, ठीक है। ultimatec.com के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस जो सेक्शन होता है ना उसमें चले जाइए, ठीक है। चलो आओ, अब जो है जून 24 के PYQ हो गए और MTP की फर्स्ट सीरीज भी हो गई। आप देखो सारे क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज लिखी हुई है, जून 24 का PYQ भी वही है और MTP सितंबर का फर्स्ट सीरीज भी वही है। तो सितंबर की फर्स्ट सीरीज में जून 24 की क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल दिए थे। नाउ अब कुछ अच्छे अच्छे पुराने क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो परम्यूटेशंस के PYQ में से एक क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड so that the vowels always come together? In how many different ways can the letters of the word corporation be arranged so that vowels always come together? जो vowels हैं वो हमेशा साथ में आए। तो अब सुनो सर, CORPORO, तो मैं क्या करता हूं इसमें से CRP, मतलब vowels को छोड़ छोड़ के CRPRT N, क्या ये मैंने बराबर लिखे कॉन्सोनेंट्स, CRPRT N। अच्छा, वॉवेल्स कितने हैं, O, RP के बाद वापस O, R के बाद वापस A, फिर I और फिर O। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वैसे तो ये ठीक क्वेश्चन है लेकिन क्या इसमें कुछ खास नजर आ रहा है? सर इसके अंदर हमारे पास लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं, सेम लेटर्स, आइडेंटिकल लेटर्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ R 2 बार आ रहा है, यहाँ O 3 बार आ रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैं पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूं। कैसे नॉर्मली, कि भाई वॉवेल्स हमारे साथ में रहने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और वो जो पूरा वॉवेल्स का ग्रुप है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन जब हमारे पास
हमारे ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज रिपीट होती है ना, तो उतना फैक्टोरियल हम और डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि आर आर रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? जब आपने सी आर पी आर टी एन और ये वाला बॉक्स इनका अरेंजमेंट किया तो 7 ऑब्जेक्ट हो गए। उन 7 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेम थे, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया इनटू। जो बॉक्स में आपका इंटरनल अरेंजमेंट होगा उसमें 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन 5 ऑब्जेक्ट्स में सर ओ 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल यहां डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो पहले नॉर्मली किया और बाद में उतना ही फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया जितना रिपीटेशन हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्यों सर? जब हम एक्सटर्नल अरेंजमेंट करते हैं तो वो बॉक्स को एक मानते हैं, वो पूरा बॉक्स एक मानते हैं। तो 6 + 1 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू ये जो 5 है इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 2520 और ये हो रहा है 5 × 4 विच इज 20, तो ये आ रहा है 50,400। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर आपको और रिपीटेशन करना तो वीडियो पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो। वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 6 7 8 9? 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो 1 2 3 3 डिजिट। अच्छा, कोई भी ऑड नंबर कब बन सकता है? जब उसकी यूनिट डिजिट जो होती है ना वो भी ऑड हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी 3 डिजिट का नंबर तब ऑड हो सकता है जब उसका जो यूनिट डिजिट होता है, आखिरी डिजिट जो बोलते हैं ना, तीसरा डिजिट, वो भी ऑड हो। अब हमारे पास ऑड में कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5 है, 7 है, 9 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तीसरी जगह को फिल करने के देयर आर 3 वेज? इन 3 डिजिट्स में से थर्ड डिजिट को फिल करने के या यूनिट डिजिट को फिल करने के देयर आर 3 वेज। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नाउ क्या यहां पर कोई कंडीशन है? नहीं, यहां पर तो कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां पर हमारे पास तीनों में से पांचों में से पांचों आ सकते हैं, लेकिन एक यूज हो गया। सुनो, यहां पांचों में से पांचों आ सकते हैं, ये पांचों में से कोई भी आ सकता है, कंडीशन कुछ नहीं है, लेकिन 5 में से एक लेटर तो यूज हो गया ना, और आपको रिपीटेशन तो नहीं करना। अच्छा, रिपीट लिखा है क्या? अरे फिर तो बढ़िया हो गया। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड लिखा है। ओ भाई ध्यान दो, कैन बी रिपीटेड, मुझे लगा कांट बी रिपीटेड लिखा है। अब रिपीट हो सकता है तब तो फिर कोई भी आ सकते हैं। 5 5। आपको पता है -1 क्यों करते हैं? हम -1 तब करते हैं जब वो बोलता है रिपीट नहीं हो सकता। और जनरली ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसने बहुत साफ शब्दों में बोला है दैट योर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो सर तीसरे नंबर पर आप कोई भी डिजिट ले लो, पहले 2 नंबर पर कोई कंडीशन, मतलब तीसरे वाले डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर आपको ऑड डिजिट ही लेनी है, लेकिन पहली 2 डिजिट पर कोई कंडीशन नहीं है। आप पांचों के पांचों डाल सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ऐसा एक नंबर बन सकता है 569? हाँ। पर क्या ऐसा नंबर बन सकता है 559? हाँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 2 बार भी आ सकता है। अच्छा, इसीलिए आपने यहां 5 - 1 और 5 - 2 नहीं किया? जी हाँ बेटा। तो आंसर बताइए क्या आएगा? 5 5 जा 25, 3 जा 75। ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। बेटा जब भी ऑल्टरनेट वाला सवाल आए ना, पहले सोच के देखो ऑल्टरनेट सेट हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं रखता हूं B1 B2 B3, ठीक है, मान लो मैं स्टार्ट कर देता हूं गर्ल से, तो गर्ल 1 बॉय 1, गर्ल 2 बॉय 2, गर्ल 3 बॉय 3। अब 4 बॉयज हैं, तो अगर आपने ऐसी शुरुआत कर दी ना तो आपको यहां पर B4 रखना पड़ जाएगा। और अगर आपने यहां B4 रख दिया तो आपकी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। दिस इज नॉट अलाउड। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैंने स्टार्टिंग कर दी गर्ल से, इफ आई स्टार्ट विद गर्ल, तो सर तो फिर मेरा अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा। ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट मतलब अनीश एक छोड़ के एक। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना तो बॉयज ये लोग ऑल्टरनेट नहीं बन पा रहे। देखो ना, गर्ल्स तो ऑल्टरनेट हो गई, 1 3 5 गर्ल्स तो ऑल्टरनेट में बैठ गई कि ये पहले में गर्ल्स बैठी, फिर तीसरी जगह पर गर्ल्स बैठी, पांचवी जगह पर बॉयज में क्या प्रॉब्लम हो गई सर? बॉयज में ना ये 3 तो ऑल्टरनेट थे, लेकिन ये 2 बाजू बाजू में हो गए, विच इज नॉट ओके। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं शुरुआत बॉय से कर दूं? B1
G1, B2, G2, B3, G3, B4। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब बॉयज भी ऑल्टरनेट है, गर्ल्स भी ऑल्टरनेट है। ठीक है सर, तो अब मुझे समझ में आ गया कि बॉयज को मुझे ऑड प्लेसेस पर रखना और गर्ल्स को इवन प्लेसेस पर। तो 5 बॉयज हैं, सॉरी 4 बॉयज हैं, 4 इवन प्लेस हैं, उसके बाद 3 गर्ल्स हैं और 3 ऑड प्लेसेस हैं। तो बढ़िया है सर, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। 24 इंटू 6 होता है 144। ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय करके करोगे तो नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट, लेकिन बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल करके करोगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑड प्लेसेस में बॉयज को रखना है और इवन प्लेसेस में गर्ल्स को रखना है। तो 4 ऑड प्लेसेस है, 1 3 5 7, और 3 इवन प्लेसेस हैं, तो 4p4 3p3, डन 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 डन। नेक्स्ट, ये भाई हैवी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लेते हैं। मतलब इतना इजी नहीं, लेकिन एडवांस लेवल का बोलूंगा मैं, पर ठीक है, मुझे लगता है आपको समझा दूंगा तो आ जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे समझाने के बाद भी ना समझ में आए। n लॉक्स एंड n कीज, n नंबर ऑफ ताले हैं और n नंबर ऑफ चाबियां हैं। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी चाबी कौन से ताले की। अच्छा, ऐसा होता है ना, जब आप कहीं, अगर आप किसी स्कूल की बात कर लो या किसी इंस्टीट्यूट की जहां बहुत सारे कमरे हैं, तो आप देखोगे वो प्यून लोगों के पास इतनी सारी चाबियां रहती है और इतने सारे ताले रहते हैं, तो वो लोग ना मार्किंग करके रखते हैं, तब जाके वो टाइम बचा पाते हैं। अगर मार्किंग ही ना करेंगे, ठीक है, अगर मार्किंग ही ना करेंगे तो भाई ऐसे केस में तो फिर, नहीं प्रोबडी मैंने देख के लिए हैं क्वेश्चंस, हो सकता है कि लॉजिक रिपीट हो रहा हो पर क्वेश्चन अलग अलग है। एक आधा रिपीट हो गया हो तो दैट्स ओके, बट अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। ठीक है बड़ी भाई, तो तुम ये मत सोचना कि कल जो हमने किया वही रिपीट हो रहा है। देर आर थिंग्स टू बी डन। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था कल, तो थोड़ा सा जो है पेशेंस रखो, समझ में आएगा। ठीक है, आओ ध्यान दो, यहाँ गलती से परम्यूटेशन लिखा है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, मान लीजिए हमारे पास 3 लॉक्स है, ठीक है, 3 कीज है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसका मतलब कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको। मान लीजिए हमारे पास 3 ताले हैं और 3 चाबियां हैं। तो जब आप चाबी लोगे और पहले ताले को खोलने जाओगे, तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम कितनी बार में वो खुल जाएगा। पहली बार में नहीं खुला, दूसरी बार में नहीं खुला, तीसरी बार में तो खुल ही जाएगा। अरे सोच ना भाई, सोच के देख, ये एक ताला है, ये दूसरा ताला है, ये तीसरा ताला है, L1 L2 L3, ठीक है, और ये इसकी चाबी है, ये इसकी चाबी है, मतलब 3 चाबियां हैं मेरे पास। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि जब मैं पहले ताले को खोलने जाऊंगा, हो सकता है पहली बार में गलत चाबी डाल दूं, दूसरी बार में गलत चाबी डाल दूं, अरे भाई तीसरी बार में तो मैक्सिमम खुल ही जाएगा ना। कितनी खराब किस्मत होगी भाई, इससे खराब क्या ही किस्मत होगी। ठीक है सर, नाउ फिर जब मेरे पास एक चाबी पहले ताले में लग चुकी है, अब कितनी चाबियां बची तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। हाउ मेनी चाबीज आर लेफ्ट, हाउ मेनी कीज आर लेफ्ट, 2। अब तुमने यहां पर जब चाबी लगाई नहीं खुला, लो भाई दूसरी बार में तो खुल ही जाएगा ना। जब 2 चाबी हैं, एक से नहीं खुला तो दूसरे से तो खुल ही जाएगा, और लास्ट में एक चाबी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब सर, अगर n लॉक है और n की है, तो मैक्सिमम ट्रायल्स कितने हो रहे हैं सर? मैक्सिमम ट्रायल्स हो रहे हैं, पहले वाले में नंबर ऑफ ट्रायल्स है 3, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 1, 3 2 5 और 1 6। अब मुझे बताइए, मान लीजिए L1 L2 L3, ऐसे करते 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 n नंबर ऑफ लॉक्स है मेरे पास, n नंबर ऑफ लॉक्स, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ लॉक्स हैं, ठीक है। तो n चाबियां भी हैं। अब n का मतलब मुझे नहीं पता 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, पर मुझे ये समझ में आ गया कि n चाबियां हैं मेरे पास। तो पहले लॉक को खोलने में मैक्सिमम n ट्रायल्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा, कि मान लो तुम्हारी इतनी खराब किस्मत है कि तुम सबसे आखिरी में ही तुम्हारा सही चाबी निकलता है, तो भी ज्यादा से ज्यादा n चाबियां हैं, तो n चाबियों को ट्रायल करके तो खुल ही जाएगा ना। मान लो तुम्हारी इतनी खराब किस्मत है कि मान लो 20 चाबियां हैं और तुमने 19 चाबी लगाई, नहीं खुला, तो 20वीं चाबी से तो खुल ही जाएगा ना। तो LN का मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉक्स n, तो टोटल नंबर ऑफ चाबी भी n, तो n से तो खुल ही जाएगा। अच्छा अब सुनो, सब सुनो, पहला ताला खुल चुका है, पहली चाबी यूज हो चुकी, अब कितनी चाबियां बची? n-1। तो सेकंड वाला ताला भी n-1 चाबियों से तो खुल ही जाएगा ना। जैसे 3 के बाद 2 आया था, वैसे n के बाद n-1 आया, उसके बाद n-2 आएगा। इस तरीके से मेरा पैटर्न जाते जाते 1 में जाके खत्म होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई,
n प्लस n-1 प्लस n-2, ऐसे करते करते अगर हम देखें 1 तक, तो एक्चुअली पता है ये क्या हो रहा है, इसको उल्टा लिख के देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n-2 प्लस n-1 प्लस n, क्या है ये सर? ये तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है। यस, जिसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इस सवाल का सही आंसर है n+1/2, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। यही इस क्वेश्चन में मेन कैच था कि सर आंसर तो n+1/2 समझ में आ गया, लेकिन ऑप्शन कौन सा टिक करूं। अब मैं तुमको एक लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? और वो लॉजिक ये है सर कि इन कॉम्बिनेशंस को भी आप, जैसे अगर आप ऑप्शन बी उठाओगे ना, ऑप्शन बी n+1C2 कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन याद है? अगर मैं तुमसे बोलूं 10C2 निकालो तो तुम कैसे निकालते हो? 10 × 9/2 ऐसे निकालते हो ना। तो इसका कॉम्बिनेशन निकालना होगा तो तुम बोलोगे n+1 × n+1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, और चेक करके देखो क्या आ रही है, n+1 × n, और रे भाई ये तो सेम ही हो गया। इसका मतलब एक्चुअली n+1C2 बोलो या n+1/2 बोलो, दोनों सेम ही चीज है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो सवाल के दो फेज हैं, पहला कि आप कॉन्सेप्ट को समझो और n+1/2 को निकालो, दूसरा n+1/2 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, वो ऑप्शन बी है, ठीक है? तो पहले मैंने 3 ताला और 3 चाबी वाला ऑप्शन क्यों लिया था? पहले मैंने 3 ताला और 3 चाबी वाला ऑप्शन ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। फिर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया कि 3 की जगह n कर दो, तो देयर आर n नंबर ऑफ लॉक्स, देयर आर n नंबर ऑफ कीज। तो पहले ताले को खोलने में मैक्सिमम n कीज लगेंगी, दूसरे ताले को खोलने में मैक्सिमम n-1 कीज लगेंगी, ऐसे करते 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 आगे जाएंगे। तो सर जब हमने सारे ट्रायल्स को चेक किया ना, तो 1 2 3 4 5 से लेके n तक, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, n+1/2, जो कि हमारे n+1C2 से मैच कर रहा है। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 3 चाबी 3 ताले वाला, 3 + 1C2 करके देखो कितना आता है, 4C2 कितना आता है, 6। अरे वाह, मैच कर गया। मैं तुमसे पूछूं, बताइए अगर मेरे पास 6 ताले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा, रे भाई अगर तेरी किस्मत एकदम वर्स्ट वाली है, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रायल में तू 6 की 6 चाबियां, मतलब 6 के 6 ताले खोल देगा, सारे के सारे ताले खोल देगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी ट्रायल्स में? तो सर 6 + 1C2, एक फॉर्मूला जैसा बन गया ना, 7C2, तो आंसर आ जाएगा 21, ठीक है? 21 विल बी द आंसर। एवरीवन विथ मी, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है? चलो ओके भाई, इज इट ओके? वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? लैग वैग हो रहा है? समबडी सेइंग कि लैग हो रहा है। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई गेस। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। अब देखो ये राउंड टेबल मतलब समझते हो ना, सब लोग सर्कल में होता है, राउंड टेबल मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। अब तुमसे क्या बोल दिया, कंडीशन क्या बोला, नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। तो गर्ल्स को तो पहले आप अरेंज कर दो, गर्ल्स तो अपने हिसाब से बैठ जाएंगी, फिर उनके बीच बीच में बॉयज को बिठा लेंगे ताकि बॉयज में बाजू बाजू में कोई ना रहे। तो 1 2 3 4 5, यहां मान लीजिए आप गर्ल्स बैठ गई हैं। तो मुझे बताइए सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर मुझे 5 गर्ल्स को बिठालना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स? सर जब सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं, जब कोई कंडीशन नहीं होती, तो n-1 फैक्टोरियल होता है। n-1 फैक्टोरियल मतलब 5 गर्ल्स हैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल। तो बताइए ये 5 गर्ल्स कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। ये सबको पता है ना, ये वाला फॉर्मूला सर्कुलर परम्यूटेशन का। सर्कुलर क्यों लगाया? क्योंकि राउंड टेबल का क्वेश्चन है। अब सुनो, ऐसा करने के बाद मैंने इन गर्ल्स को फिक्स कर दिया कि आप यहां पर बैठेंगी गर्ल्स, ठीक है? अब बॉयज ना 5 हैं, तो उनको भी बिठाना है बीच में, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह है जहां बॉयज बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ना ऑल्टरनेट हो गया है, तो वो फ्री फ्लो की तरह सर्कल थोड़ी बन रहा है, तो बॉयज का अरेंजमेंट अब सर्कुलर नहीं कहलाएगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज कहलाया जाएगा सिंपल 5 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ बॉयज में 24 × 120। बताइए क्या आंसर लिख दूं?
अच्छा, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर आपने दूसरे में भी 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया, तो मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब कोई भी कहीं भी जा सकता हो, पर ये जो मैं सेकंड वाला स्टेप कर रहा हूं ना, जिसमें मैं 5 बॉयज को बिठा रहा हूं, वो कहीं भी नहीं जा सकते, वो अल्टरनेट ही बैठ सकते हैं, वो सिर्फ अल्टरनेट ही बैठ सकते हैं। तो वहां पर अब नॉर्मल 5 जगह हो गई, और उन 5 जगहों में उनको बिठालना है। इट्स नॉट लाइक अ सर्कल, ठीक है। चलो, क्योंकि बाजू बाजू में नहीं रहेंगे ना वो 5 लोग। कूल। ये भी अच्छा सवाल है, जेन 21 में आया था। देर आर 8 चेयर्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू, मतलब ऐसा मान लो कि 8 कुर्सी रखी है, हर कुर्सी के पीछे ना नंबर लिखा है, पहले नंबर की कुर्सी, दूसरे नंबर, ऐसे 8 कुर्सी रखी हुई है। 2 वुमेन, 2 वुमेन एंड 3 मैन आर टू बी सीटेड, ऐसे 5 लोग हैं जिनको बैठना है चेयर में, ठीक है। फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 4। अब जो 4 चेयर रखी थी ना, C1 C2 C3 C4, उन 4 चेयर में से वुमेन ने चूज कर ले कि हम किसी में बैठ जाएंगे। तो कितनी वुमेन से? 2, तो 4P2। समझो ना भाई, वुमेन 2 हैं, वो 8 में से कहीं भी नहीं बैठने वाली। वो जो वुमेन है, उन्होंने 8 चेयर में से डिसाइड कर लिया कि हम 1 से 4 में से ही कहीं पर बैठेंगे। तो मुझे बताओ, 1 2 3 4, 4 चेयर हैं, 4 में से कोई 2 चेयर में वो बैठ जाएंगी, बैठ गई सर। अब मुझे बताइए कितनी चेयर खाली है? अरे बताओ रे बाबा, 8 चेयर में से 1 से लेके 4 तक में से कोई 2 चेयर में वुमेन बैठ गई है। तो अब 2 और 4, 6 चेयर्स खाली हैं। और अब क्या बोल रहा है? देन मैन कैन सिलेक्ट द चेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग। तो बाकी के जो 3 मैन बचे हैं, वो बाकी की 6 चेयर में से कहीं भी बैठ सकते हैं। तो 4 3 जा 12 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 विच इज 120। तो 120 इंटू 12 द आंसर विल बी 1440 विच इज ऑप्शन डी। आई बात लॉजिकली समझ में? ठीक है एवरीवन। चलो, 2 वुमेन 3 मैन, 4 में से किसी 2 चेयर में वुमेन बैठ जाएंगी। तो अब 8 में से 2 चेयर यूज हो गई है, बची 6 चेयर। उन 6 में से कोई भी 3 चेयर में बॉयज बैठेंगे, मैन बैठेंगे। 6P3। तो दिखने में बड़ा था, बाकी इजी क्वेश्चन था। 8 people are seated in a row meeting among them. The president and vice president are to be seated always in the center. तो याद है तुमको वो पंचायत का एक सीन है जिसमें प्रधान जी बीच में बैठते हैं, या प्रधान जी जो उनकी वाइफ है, जो एक्चुअली प्रधान है, वो बीच में बैठती। तो वैसा ही है, मान लो कि 8 चेयर रखी हुई हैं, 3 4 6 7 8। इसमें से 2 चेयर ना चक्का वाली चेयर है, 2 चक्का वाली चेयर है। जो बीच की 2 चेयर है ना, वो चक्का वाली है। अब चक्का वाली चेयर में तो बड़े लोग ही बैठेंगे ना भाई। तो मान लो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बीच में बैठेंगे। अब मुझे ये बताइए, बाकी जो 6 लोग हैं, बाकी जो 6 लोग हैं वो कोई भी 6 चेयर में बैठ जाएंगे। तो बाकी लोगों को अरेंज करने का तरीका तो हो गया 6P6, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का तरीका हो गया 2P2, क्योंकि उसमें ये नहीं बोला है कि कौन लेफ्ट में रहेगा कौन राइट में। जो बीच वाली 2 चेयर है ना, उसमें ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट राइट में रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट लेफ्ट में, या वाइस प्रेसिडेंट लेफ्ट में, प्रेसिडेंट राइट में। बस बोल दिया ये 2 चेयर में यही 2 लोग बैठेंगे। तो दोनों में से कोई भी बैठ सकते हैं, विधायक जी भी बैठ सकते हैं, प्रधान जी भी बैठ सकती हैं, ठीक है। चलो, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, अलहुआ मीटिंग, ठीक है सर। तो ये हो गया 1440। अच्छा, जरूरत ही नहीं सर, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। आंसर वैल्यू निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है। चलो, नहीं 6 फैक्टोरियल ही होगा ना। देखो ना, टोटल 8 चेयर हैं, 8 चेयर में से 3 और 3, ये 3 चेयर और ये 3 चेयर, ये लोग फिक्स हैं बेटा, फिक्स हैं, ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे। तुम सोच रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि ये लोग एक साथ हैं और अपनी जगह बदलेंगे ना, तुम गलत सोच रहे हो। दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेसेस, ये फिक्स हैं, फिक्स। ये 2 लोग यहीं रहेंगे। तो मतलब अब इनको 6 के साथ काउंट नहीं करना है। सोच के देखो भाई, अच्छा डाउट है वैसे सचिन तुम्हारा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाकी सवालों में और उसमें क्या फर्क है। बाकी सवालों में बोलता है कि ये लोग टुगेदर हैं, टुगेदर। यहां ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ टुगेदर है, टुगेदर भी है और सेंटर में ही रहेंगे, ऑलवेज इन द सेंटर। इस वजह से नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो 6 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर, डन। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 3 4 5 6 1 which are not divisible by 5 given that it is a 5 digit number and digits are not repeating। तो देखो बेटा,
5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, और मुझसे पूछा क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 5, तो नंबर ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5। अच्छा, आपको पता है हम परम्यूटेशन में कई बार ऐसा करते हैं कि उल्टा निकालते हैं। उल्टा निकालते हैं मतलब मैं पहले एक काम करता हूं, टोटल वेज निकाल देता हूं बिना कंडीशन वाले। पहले मैं निकाल देता हूं टोटल वेज विदाउट कंडीशन, पहले मैं निकाल देता हूं टोटल वेज विदाउट कंडीशन और माइनस कर देता हूं उसमें से नंबर ऑफ वेज डिविजिबल बाय 5। तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। उल्टा पहले निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा? सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, मान त्यागी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओटीएम कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है? उसमें सिर्फ ओटीएम कर लोगे तो काफी है, उसमें मैं ये एक्स्ट्रा सेशन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? चलिए, अरे जितना है उतना तो अच्छे से कर लो। आप लोग ना ये नहीं देखते कि मैं कितना करवा रहा हूं, आप ये देखते हो कि सर क्या नहीं करवा रहे हैं। 11 दिन से बिना किसी छुट्टी के नए नए क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के उनको अरेंज करके उसका पीडीएफ बना के आपके लिए सुबह 8 बजे आता हूं, पर आप क्या बोल रहे सर थ्योरेटिकल तो नहीं करा रहे ना, प्रोबेबिलिटी तो नहीं करा रहे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है हम तो भाई, ठीक है? तो नंबर ऑफ इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है? 5 की टेबल याद है सबको, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 5। सर अगर मेरा यूनिट डिजिट में 0 और 5 आ रहा है मतलब मेरा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये सेंस सबको आ रहा है? क्या ये वाला सेंस जो है वो सबको आ रहा है? कौन से सेंस की बात कर रहे हो आप? 5 का जो नंबर, जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है ना, उसके एंड में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, ठीक है? या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तो 0 या 5, तो मतलब ये दो ही प्लेसेस होंगी, मतलब दो ही वेज हैं आखिरी डिजिट को भरने के। अच्छा अब सुनो, मेरे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, 6 में से एक डिजिट तो यूज हो गया होगा, तो बचेगा 5। टोटल 6 डिजिट है लेकिन उसमें से एक तो आखिरी में यूज हो गया, तो बचा 5 4 3 2। तो बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज जहां पर मेरा ऐसा नंबर मिलेगा मुझे 5 डिजिट का जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सर ऐसे 240 नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं टोटल वेज विदाउट कंडीशन, मतलब 6 में से कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाना और उसमें से 240 माइनस कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 720 में से 240 माइनस किया तो कितना आ रहा है? 480। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? जीरो कहाँ दिया? नहीं दिया ना जीरो। अच्छा जीरो तो है ही नहीं, ओह सॉरी, अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया मैंने? सर जीरो है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, आप फालतू टेंशन ले रहे हो। अच्छा मतलब आखिरी में केवल और केवल 5 आएगा, बस ओनली 5। मेरे पास तो जीरो एज अवेलेबल डिजिट है ही नहीं ना, तो यहाँ केवल 5 आएगा, मतलब ओनली वन वे। अब 6 में से 5 बजे तो 5 4 3 2, 120, तो ये आ जाएगा 120 वेज। तो यहां पर हो जाएगा 7 6 P5 माइनस 120 विच इज 720 माइनस 120 विच इज 600। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आई एम रियली सॉरी। अच्छा मतलब ये बात तो समझ गए ना आप कॉन्सेप्चुअली, कि कल को मान लो ऐसा ही सवाल आता है और अगर उसमें जीरो रहा तो फिर जीरो को कंसिडर करूंगा मैं आखिरी प्लेस के लिए? करूंगा सर। अगर ऐसा ही सवाल रहा लेकिन थोड़ा चेंज आ गया, मान लो डिजिट में जीरो भी इंक्लूड हो गया, तो जैसे आखिरी में मैंने ओनली 5 लिया है अभी, तो जीरो भी लूंगा ना मैं। ठीक है सर, ओके। नाउ हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 7 8? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के ऑड नंबर्स। अब मुझे बताओ, अगर ऑड नंबर बनाने हैं तो उसका जो आखिरी प्लेस है उसमें ऑड वैल्यू आनी चाहिए, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है। इसका मतलब फोर्थ प्लेस को फिल करने के देर आर 3 वेज। अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस में सर 0 कैन नॉट कम, तो मेरे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, मेरे पास टोटल 7 डिजिट्स हैं, पर उन 7 डिजिट में से एक डिजिट तो आखिरी में यूज हो गया है और एक डिजिट हो गया 0, तो बचे कितने? तो यहां बच जाएंगे मेरे पास 7 में से 1 गया, 5 में से 1 गया,
6 में से बन गया 5। अगला नेक्स्ट, अब मैं बोलता हूं मेरे पास सारे के सारे डिजिट्स अवेलेबल थे लेकिन 2 डिजिट यूज हो गए, तो वापस 5 आएगा। अब कंडीशन 0 वाली नहीं है, अब 0 भी आ सकता है इसमें। देन 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। सचिन, अगर क्वेश्चन क्लियरली बोले ना कि रिपीटेशन अलाउड है तो ही रिपीटेशन अलाउड है, अन्यथा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो आंसर इज 300, ऑप्शन बी। कैसा लगा सवाल? मजा आया भाई, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो मेरे साथ, बस उसी की अलग अलग वेराइटीज देख रहे हैं। तो आखिरी में ऑड नंबर है तो 137 बस आ सकता है, पहले में 0 नहीं आ सकता और ये वाला नंबर नहीं आ सकता, तो बचे 5। अगले में 7 आ सकते हैं लेकिन 2 यूज हो गए इसलिए 5, फिर 3 यूज हो गए इसलिए 4। नेक्स्ट, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टूगेदर। अच्छा, जब भी हमको कुछ पूछता है ना तो हम उसका उल्टा निकालते हैं। मतलब अगर बोल दिया कि बी और एच कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, तो मैं ये निकाल देता हूं कि बी और एच हमेशा साथ में रहेंगे, ARAT। इसके हिसाब से नंबर ऑफ वेज निकालता हूं, ऑलवेज टुगेदर, फिर टोटल वेज में से माइनस कर देंगे उसको। तो ऑलवेज टुगेदर के वेज आएंगे 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। उसमें से क्योंकि ए मेरा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और बी और एच के लिए निकल जाएगा 2 फैक्टोरियल और, तो ये आएगा 120 वेज। क्या आप मेरी बात समझे सारे बच्चे? क्या हुआ यहां पर? सर बी और एच को मैंने एक मान लिया, दे आर ऑलवेज टुगेदर, और ARAT, तो 4 ऑब्जेक्ट्स ये हो गए, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, हो गए 5 ऑब्जेक्ट। इनका अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से ना ए रिपीट हो रहा है, तो जो लेटर रिपीट होते हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड में लेते हैं। उसके बाद बी और एच साथ में दिए हैं तो वो इंटरनली अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। आंसर बचा 120। नाउ टोटल वेज क्या होंगे सर विदाउट कंडीशन? अगर कोई कंडीशन ना होती तो टोटल वेज क्या होता? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता, क्योंकि यहां भी ए तो रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो जाता है 720 अपॉन 2 मतलब 360। अब मुझे बताइए नेवर टुगेदर के वेज क्या आएंगे? नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर करने के लिए मैं टोटल वेज लूंगा 360, उसमें से 120 ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा, तो नेवर टुगेदर में आ जाएगा 240। आया भाई? अच्छा लगा, समझ में आया? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा कैन बी अरेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स? अब समझो मेरी बात, इन्होंने ना मिस्टेक दिया हुआ है क्वेश्चन में। मतलब जब आप MTP खोलोगे जून 22 तो वहां पर ऐसी स्पेलिंग दी एल्जेब्रा की, बट एक्चुअली में उन्होंने जो सॉल्व किया है ना, प्रॉपर एग्जांपल्स मतलब प्रॉपर स्पेलिंग से किया है, एल्जेब्रा। बट उनकी जो मिसप्रिंट है भाई, वो अर्थ का पूरा अनर्थ कर देती है ना। इसमें अगर स्पेलिंग तुमने गलत कर दी तो फिर कैसे सही आंसर निकालेगा इंसान? तो ठीक है, क्वेश्चन को सुधारा हमने। हमने देखा कि भाई क्वेश्चन में आना चाहिए एल्जेब्रा, ALGEBRA, इसके हिसाब से सॉल्व करना। अब मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ कौन कौन सी पोजीशन पर वॉवेल्स बैठे हुए हैं? कौन कौन सी पोजीशन पर वॉवेल्स बैठे हुए हैं? 1 पे बैठा है A, 4 पे बैठा है E, और 7 पे बैठा है। तो बोल रहा है कि आप एल्जेब्रा में वॉवेल्स की जगह बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 4 और 7 में ही रहेगा बस। मतलब वॉवेल्स कैन बी प्लेस्ड, vowels can be placed only at 1 4 and 7 पोजीशन। बस सर ये कैसे पता आपको? रीड करो क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा बी अरेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल? ऑर्डर मतलब होता है पहले नंबर, चौथे नंबर, सातवें, मतलब रैंक या सीक्वेंस। तो बोल रहा है कि आप वॉवेल्स की जगह बदलो, लेकिन वॉवेल्स का सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। जो पहले नंबर पे वॉवेल है तो चेंज करने के बाद भी वॉवेल पहले नंबर पर ही आना चाहिए। हो सकता है कि आप ए को यहां कर दो, ई को वहां कर दो, चलेगा, बट रिलेटिव पोजीशन। तो बताइए नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवेल हो जाएगा, सबको मिलता है। अगर अगर क्वेश्चन में गलती है तो किसी ने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, ग्रेस मार्क सबको मिलता है।
तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स हमारे पास हो जाएगा सर, 3 वॉवेल्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, 3p3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया? 2 वॉवेल्स हमारे सेम है, ए ई, तो भाई आइडेंटिकल वॉवेल्स हो गए ना ए और ए, इसलिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 3 वेज हो गया ये। नेक्स्ट, नाउ क्या कॉन्सोनेंट के लिए कोई कंडीशन है? नहीं, तो बस रिमेनिंग कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज इन द रिमेनिंग प्लेसेस। तो अब कितनी प्लेसेस बची? 7 में से 3 चले गए, वो तो 4 कॉन्सोनेंट बचे और 4 प्लेसेस बची, 24 वेज। तो दोनों साथ में कितने वेज में अरेंज होंगे? 24 इंटू 3 72। तो टुगेदर दे विल अरेंज इन 72 वेज। वॉवेल्स भी अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट भी अरेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 72 वेज। ठीक है भाई, मजा आया, अच्छा लगा। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3। ये भी अच्छा सवाल है सर, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 100 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3। अब मुझे बताओ 0 1 2 3, इससे कितने डिजिट के नंबर बन सकते हैं? सर इससे 3 डिजिट का नंबर भी बन सकता है, इससे 4 डिजिट का नंबर भी बन सकता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3, वो बोल रहा है कि 100 से बड़ा नंबर बनाइए। 100 से बड़ा नंबर कैसा बन सकता है? या तो 3 डिजिट का होगा या तो 4 डिजिट का भी हो सकता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? पहले तो कि 100 से बड़ा कोई भी नंबर 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का भी होता है। सर 5 डिजिट का नहीं बना सकते क्या? 4 ही डिजिट है ना, रिपीटेशन थोड़ी करना है हमको। जब कुछ नहीं लिखा होता तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सुनिए, अब सुनिए, पहले मैं बताता हूं 3 डिजिट नंबर के बारे में, सॉल्व करता हूं। दोनों के नंबर ऑफ वेज निकाल के टोटल कर देंगे, क्योंकि या तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा या तो 4 डिजिट का। तो 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट के कितने बनेंगे, फिर टोटल कर लेंगे उनका। तो सर अगर मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूं तो हमारे पास उसमें भी आपको पता होगा कि जो यूनिट्स प्लेस है आपकी, या तो वहां 0 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, पता, अगर यूनिट्स प्लेस पर 2 आ गया तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ पाएगा, और अगर यूनिट्स प्लेस पर 0 आ गया तो फर्स्ट प्लेस पर 2 जरूर आ सकता है। तो इसके अंदर भी मैं 2 सिचुएशन बना रहा हूं, एंडिंग विथ 0, और एक सिचुएशन बनाऊंगा एंडिंग विथ 2। दोनों ही केस में इवन नंबर मिलेगा मुझे। अगर मैं एंडिंग 0 से करता हूं तो भी इवन नंबर, एंडिंग 2 से करता हूं तो भी। लेकिन सर आपने अलग अलग क्यों किया? मैं इसके रीजन बताता हूं आपको। देखो, अगर मैं एंडिंग में 0 डाल रहा हूं तो यहां पर तो सिर्फ 0 आएगा, पर अब मेरे पास बाकी तीनों के तीनों डिजिट्स यहां आ सकते हैं, 3 2, तो ये आ जाएगा 6 वेज। समझो भाई लोग बात को। अगर आपकी एंडिंग 0 से हो रही तो 0, अगर एंडिंग होती तो इवन नंबर होता, जैसे 10 इज अ इवन नंबर, 20 इज एन इवन नंबर, 40 इज एन इवन नंबर। तो एंडिंग में अगर आपने 0 डाल दिया तो इवन नंबर तो है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अगर आखिरी में 0 आ गया तो पहली प्लेस पर 0 अवेलेबल ही नहीं है, तो तीनों के तीनों डिजिट आ सकते हैं, 1 2 3, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन अगर आपने एंडिंग 2 से कर दी है, मतलब आखिरी प्लेस पर आपने 2 को रख दिया है, तो आखिरी प्लेस की तो जगह फिक्स हो गई 2 ओनली। पर पहली प्लेस पर अब 0 1 2 तीनों नहीं आ सकते, सिर्फ 1 और 2 ही आ सकते हैं। 0 कैन नॉट कम। क्या आप समझ रहे हो मैं यहाँ 2 क्यों लिख रहा हूं? सर अगर आखिरी प्लेस पर आपने 2 रखा है तो अब बचे 0 1 और 3। सॉरी, आखिरी प्लेस पर 2 रखा है तो बचे 0 1 और 3। अब 0 1 और 3 में से 0 तो आ नहीं सकता, अब 0 आ नहीं सकता तो बचे 1 और 3, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली प्लेस पर क्या होगा? अब कोई भी आ सकता है सर, तो 4 में से 2 यूज हो गए, 2 आ सकते हैं, ये हो जाएगा 4 वेज। अच्छा, क्योंकि यहां अलग अलग कर दिया तो यहां भी और आ गया कि या तो मेरा 3 डिजिट नंबर 0 से एंड होगा या तो मेरा 3 डिजिट नंबर 2 से एंड होगा। फिर आते हैं 4 डिजिट नंबर में, उसमें भी ऐसे 2 केस बनेंगे। मेरा 4 डिजिट नंबर या तो इसकी एंडिंग होगी 0 से, तो 1 2 3 4। अगर एंडिंग 0 से हो रही तो यहां तो सिर्फ 0 आएगा, पर पहली प्लेस पर 1 2 3 कोई भी आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर तो एक ही बचा वही आएगा। तो 6 वेज आना है यहां भी। उसके बाद अगर मैं बोल दूं एंडिंग विथ 2, तो अगर आखिरी में 2 आ गया तो ये 1 वेज है, और पहली जगह पर 2 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, अगेन 4 वेज।
और समझने वाली बात सर यहां पर यह है आपके लिए कि या तो एंडिंग 0 से होगी या तो 2 से होगी, या तो 4 डिजिट नंबर बनेगा या तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। इसलिए मुझे बताइए जब मैं टोटल बेस निकालूं, मल्टीप्लाई करूं कि सम करूं? सर हर जगह पर और लगा हुआ है, यहां भी और है, यहां भी और आएगा, और इन दोनों के बीच में भी और आएगा। कोई भी चीज इसमें से साथ में नहीं हो सकती। देखो 100 से बड़ा तुमको नंबर बनाना है, या तो 3 डिजिट का बनेगा या तो 4 डिजिट का। अब जो 3 डिजिट का बनेगा या तो 0 से एंडिंग होगी या तो 2 से एंडिंग। क्या कोई सेम नंबर में दो दो एंडिंग हो सकती है कि ये वाला नंबर 0 में भी एंड हो रहा है 2 में? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आप समझ पा रहे हो ना, लॉ ऑफ काउंटिंग के हिसाब से, रूल्स ऑफ काउंटिंग के हिसाब से यहां पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे, सम रूल, एडिशन रूल। ठीक है, आई होप मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। इसको मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है भैया, तो डायरेक्टली ट्रिक यूज करूंगा। सबसे पहला ट्रिक में स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ नंबर्स निकालिए पहले। तो क्योंकि 4 डिजिट हैं तो आंसर आ जाएगा 4p4, लेकिन उसमें से दो आइडेंटिकल डिजिट हैं 5 5, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा 24/2 12। अब क्योंकि 12 नंबर्स बनने वाले हैं तो स्टेप नंबर 2 में आएगा मेरे पास, क्योंकि 12 नंबर्स बनने वाले हैं तो स्टेप नंबर 2 में मेरे पास ये आएगा सर कि हर एक डिजिट हर एक प्लेस पर कितनी बार रिपीट होगा। तो 4 डिजिट से 3 4 5 5 और 12 नंबर से तो हर एक प्लेस पर हर एक जगह पर ये 3 बार रिपीट होगा। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 5, कितना आ रहा है, विच इज 17। और उसके बाद सर स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करूंगा, हर एक प्लेस पर टोटल सम कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिजिट 3 3 बार रिपीट हो रहा है तो टोटल सम हो जाएगा 51। समझो ना भाई, 3 भी 3 बार आएगा, 4 भी 3 बार आएगा, 5 भी 3 बार आएगा, 5 ये वाला 5 भी 3 बार आएगा, तो सम ऑफ डिजिट्स एट एनी प्लेस हो जाएगा 17 17 17 3 बार 51। और स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं कि जो ये 51 आया है इसको 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो 4 इक्के 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 56661। ये सही है बेटो। अब तुम अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो ना, तो मैं बोलूंगा भाई आई थिंक मैंने इसको ओटीएम में करवाया हुआ है। फर्क सिर्फ क्या है यहां पर, या इस वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा या नया क्या है, ये वाली चीज नई है कि इसके पहले जब भी हमने इसके क्वेश्चंस किए तो आइडेंटिकल डिजिट्स नहीं होते थे, अभी आइडेंटिकल डिजिट्स है तो कोई बात नहीं, उतना 2 फैक्टोरियल हमारा और डिवाइड हो गया। पर एकदम स्क्रैच से इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी, है ना, ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, ऑलरेडी कवर्ड इन द वन शॉट। ठीक है, रिपीट करना है, ठीक है प्रोबडी, वीडियो को पीछे जाके रिपीट कर लो। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, जून 23 में आया था, एकदम वर्ल्ड कप वाला सवाल, वर्ल्ड कप वाला साल भी था तो सवाल भी वर्ल्ड कप वाला था। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर विल बी 12 टीम्स, 12 टीम खेलने वाली हैं, डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। ठीक है सर, 12 टीम है, 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप में 6 टीम रहेंगी, दूसरे ग्रुप में 6 टीम रहेंगे, बनाते हैं ना पूल ए पूल बी। टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर ऑफ द ग्रुप, मतलब हर टीम उस ग्रुप के दूसरी टीम के साथ एक ना एक मैच खेलेगी। समझो, हर टीम उसी ग्रुप के बाकी 5 टीमों के साथ मैच खेलेगी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं बताऊं आपको कि 6 टीम आपस में है और सबको एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना है, तो कितने मैचेस होंगे, कॉम्बिनेशन लगेगा 6C2। ओए समझो, 6C2। क्यों याद करो, हैंडशेक वाला लॉजिक याद करो, जब हैंडशेक करना होता था तो भी NC2 लगता था, जब हैंडशेक होता था तब भी NC2 लगता था। तो यहां पर भी सोचो, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मैच किया तो बांग्लादेश इंडिया के साथ दूसरा मैच अलग थोड़ी कहलाएगा, इंडिया बांग्लादेश का जो मैच है वही बांग्लादेश इंडिया का भी मैच है। तो नंबर ऑफ मैचेस के लिए NC2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 6C2। तो बताइए इस वाले पूल में कितने मैचेस होंगे, क्यों इस वाले पूल में कितने मैचेस होंगे सर, इस पूल में 15 मैचेस होंगे, ये 6 टीम आपस में एक दूसरे से खेलेंगी ना, तो कुल 15 अलग अलग मैचेस होंगे। सेम यहां पर भी 15 मैचेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर दिया हुआ है फ्रॉम ईच ग्रुप 3 टॉप टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब इसमें से 3 टीम्स निकालेंगे हम लोग, टॉप 3 टीम्स इसमें से क्वालिफाई करेंगे।
पॉइंट्स के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से टॉप 3 टीम्स मैंने इसमें क्वालिफाई कर ली। अब करना क्या है सर? अब बोल रहा है इन दिस राउंड अगेन ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो अब 3 टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी तो 3 मैच होंगे, ऐसे होगा ना। ए बी के साथ खेलेगा, बी सी के साथ, और ए सी के साथ। तो अगर ए बी सी 3 टीम है तो आपस में जब ये लड़ेंगे तो 3 मैचेस होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 4 टॉप टीम्स ऑफ दिस राउंड। नहीं, एक मिनट यार, रुको रुको, गड़बड़ हो गई, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। फ्रॉम ईच ग्रुप 3 टॉप टीम्स विल क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड। अच्छा, तो नेक्स्ट राउंड में अब हमारे पास यहां से 3 टीम आएंगी और यहां से 3 टीम आएंगी, तो वापस 6 टीम्स हो जाएंगी। अब वो 3-3 को थोड़ी लड़ाएंगे भाई, ट्राई सीरीज थोड़ी करवाएंगे वर्ल्ड कप के बीच में। ये 6 टीम में से 3 टीम यहां आ गई, वो 6 टीम में से टॉप 3 टीम, अब टोटल 6 टीम बची। ये 6 टीम वापस एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, तो एक और सेट ऑफ 15 मैचेस होंगे। अब बोल रहा है कि इन 6 टीम में से जो 4 टॉप टीम्स है, 4 टॉप, उनके बीच में सेमीफाइनल होगा। तो 4 टॉप टीम्स ऑफ दिस राउंड विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल भी अलग टाइप का है सर, एवरी टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो यहां से जो 4 टीम सिलेक्ट होंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों और ये दोनों, नॉकआउट वाला नहीं है, ये अलग ही सिस्टम है, नॉकआउट वाला सिस्टम नहीं, बेस्ट वाला सिस्टम है। तो ये 4 हो गया, 4C2, तो ये हो जाएगा 6। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 6 में से 4 टीम जीती, मतलब 4 टीम आगे के राउंड में गई। अब इन 4 टीम में भी ये एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे वापस। अब बोल रहा है उसमें से 2 टॉप टीम्स निकलेंगी जो फाइनल में जाएंगी। मुझे लगा कि जो 2 टॉप टीम फाइनल में जाएंगी उनका एक फाइनल मैच हो जाएगा, लेकिन बोले नहीं, उनको भी बोलेंगे तुम 3 मैच खेलो, उनको भी बोलेंगे कि तुम 3 मैच खेलो, वेयर दे प्ले बेस्ट ऑफ 3 मैचेस। अब 3 में से जो 2 जीतेगा वो विजेता। तो M1 M2 M3। अब क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम कितने मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में? मिनिमम ये 15 मैच तो होने ही होने, ये भी होने ही होने, ये 15 मैच भी होने, ये 6 मैच भी होने। पर अब मैं तुमको एक बात बताऊं, मान लो फाइनल में पहले 2 मैच में ही किसी टीम ने जीत ले ली, तो क्या थर्ड मैच की जरूरत पड़ेगी? एक बात सोच के बताइए मुझे। अगर मैं तुमसे बोलूं, अच्छा टोटल तुम अभी अगर निकालने जाओगे ना, इसको भी 3 काउंट कर लोगे तो टोटल कितना आएगा? 15 15 15 6 और 3 54 आएगा। लेकिन एक बात सुनो मेरी, वो क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम कितने मैचेस होंगे, तो मैंने बोला वैसे तो 54 मैचेस होने चाहिए, लेकिन अगर फाइनल में जो 2 टीमें पहुंची हैं उन्होंने पहले 2 मैचेस में अगर एक ही टीम जीत जाती है तो तीसरे मैच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज उसके नाम, मतलब फाइनल उसके नाम। तो सर 53 मैचेस की जरूरत पड़ेगी। सर लेकिन आप 53 आंसर में क्यों लिखोगे? क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमम वर्ड लिखा है कि कम से कम इतने मैचेस तो होंगे ही होंगे। हो सकता है कि टूर्नामेंट में 53 मैचेस हो सकता है कि टूर्नामेंट में 54 मैचेस हो। सर अगर ऐसा करवा दिया जाता ना वर्ल्ड कप में तो जरूर इंडिया जीत जाती। क्यों भाई, क्या कहते हो? अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस करवाते तो इतना दुख हमको नहीं झेलना पड़ता सर। बट कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए हो, रिलेट कर पाए और आपको मजा भी आया इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए। तो मिनिमम 53 होगा और मैक्सिमम 54 होगा। बिल्कुल सही बात बोली हारमोनियम। चलो, एनसीपी 2 टाइम्स ऑफ एनसीपी -1 प्लस एनसीपी -2। अब मेरी एक बात सुनना ना ध्यान से। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है सर कॉम्बिनेशंस में, एनसीआर प्लस एनसीआर -1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। मैंने बताया था ना, अगर n की वैल्यू सेम है और r की वैल्यू में 1 का गैप है तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो n 1 से इंक्रीज हो जाता है, n प्लस 1 बन जाता है, और r -1 में से जो बड़ी वैल्यू है वो ले ली जाती है r। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर। तो NCP, अच्छा ये 2 टाइम्स ऑफ NCP1 लिखा है ना, उसको 2 बार लिख देता हूं, NCP -1 अगेन NCP -1 और फिर है NCP -2। अब ना 2 पेयर बनेंगे, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। जो पेयर की बात कर रहा हूं उनको अच्छे से देखना, क्या दोनों में n की वैल्यू सेम है? क्या p की वैल्यू में 1 का गैप है? तो ये हो जाएगा n प्लस 1 C, और p -1 में से बड़ा है p। नेक्स्ट, क्या ये दोनों के n बराबर है? हाँ। p -1 और p -2 में गैप 1 का है, हाँ। और p -1 p -2 में बड़ा कौन है? p -1।
तो ये हो जाएगा n+1 c p-1। अब इनका पेयर बनेगा, अब इन दोनों का पेयर बनेगा। क्या दोनों में n की वैल्यू सेम है? हाँ। p में एक का गैप है, हाँ। p और p-1 में कौन बड़ा है? p। तो ये हो जाएगा n+2 c p। गॉट इट सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं है भाई, वो 4 पार्ट में दिया, उसको कंडेंस करके 2 पार्ट में लाना है, फिर 2 को कंडेंस करके 1 में लाना है। लॉजिक वही लग रहा है कि अगर n सेम है तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लिया जाता है। अगर n सेम है तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लिया जाता है। अगर n की वैल्यू सेम है तो दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लिया जाता है, और अगले वाले n में एक इंक्रीज कर देते हैं। तो n बन गया n+1 और ये दोनों n+1 मिलकर बन गया n+2। आई होप समझ में आ रही बात। ठीक है, चलो। ये भी थोड़ा अजीब सवाल है सर। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स। मतलब क्या है कि लाइब्रेरी की आप एक्सेस लेते हो ना, तो आपको 3 टिकट्स मिलती है। मतलब कोई भी 3 बुक्स आप ले सकते हो महीने भर में। वो टिकट दे दो और बुक ले लो। तो उसको ना लाइब्रेरी में 8 बुक्स दिख रही हैं जो उसको पसंद है कि यार मुझे इन 8 बुक्स में से कोई लेनी है। उसके इंटरेस्ट की 8 बुक्स हैं। आउट ऑफ दीज 8 बुक्स he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed। तो अगर मैथमेटिक्स पार्ट 1 लिया है तो ही मैथमेटिक्स पार्ट 2 लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। देखो 8 बुक्स हैं 8 बुक्स हैं। एक बुक का नाम है M1 मतलब मैथमेटिक्स 1, एक बुक का नाम है M2 मतलब मैथमेटिक्स 2, और बाकी अदर 6 बुक्स हैं। क्या ये बात ठीक है? टोटल जो उसकी 8 बुक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें से एक मैथ्स 1, एक मैथ्स 2 और अन्य 6 बुक्स हैं। अब मैं तुमको केस बताता हूं। केस ये है सर, केस 1, इफ M1 इज पिक्ड, अगर उसने मैथ्स 1 पिक किया है, सो अदर 2 विल बी। अब सुनो, अगर तुमने मैथ्स 1 पिक कर दिया तो फिर तुम मैथ्स 2 भी ले सकते हो और दूसरी बुक्स भी ले सकते हो। सुनो कंडीशन को सुनना। अगर मैंने वन ऑफ द बुक लिया मैथ्स 1, तो जो बाकी की 2 बुक्स मुझे लेनी ना, उसमें से मैं मैथ्स 2 भी ले सकता हूं, या फिर हो सकता है कि अगली बार मैथ्स 2 लूं, पर कम से कम ऑप्शन में है। तो अदर 2 बुक्स विल बी सिलेक्टेड एज 7C2। ये समझने वाली बात हो, ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत लेवल अप है। अगर तुमने मैथ्स 1 पिक किया है, वन ऑफ द बुक इज मैथ्स 1, तो फिर जो बाकी की 2 बुक्स है ना, उसमें तुम्हारे पास सारी की सारी 7 चॉइसेस हैं। कौन सी 7 चॉइसेस? ये 7 चॉइसेस की या तो तुम मैथ्स 2 भी ले सकते हो, या तो अदर 6 बुक्स भी ले सकते हो। लेकिन इफ M1 इज नॉट पिक्ड, अगर तुमने M1 को पिक नहीं किया है, तो ये बात तो श्योर है कि M2 भी पिक नहीं होगा। देन M2 will surely not be picked। Then 3 books will be selected as। तो बताइए बाकी की 3 बुक्स, अब तो तीनों की तीनों बुक्स ही तुमको सिलेक्ट करनी है ना, किस में से सिलेक्ट होंगी? बाकी की 6 बुक्स में से 3 सिलेक्ट होंगे, 6C3। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दोनों के नंबर ऑफ वेज निकालो। 7 into 6/2 which is 21, 6 into 5 into 4/6 which is 20। सो आइदर केस 1 होगा कि तुमने M1 लिया है तुम्हारे चॉइस में, या तो फिर M1 नहीं लिया है। अगर M1 लिया है तो फिर बाकी की 7 बुक्स में से कुछ भी चूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर तुमने M1 नहीं पिक करी तो फिर M2 भी पिक नहीं करोगे, तो फिर 6 ही बचेंगी तुम्हारे पास, जिसमें से तुम तीनों बुक्स लेके जाने वाले हो 20। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर जब M1 पिक किया था तो M2 भी पिक करना चाहिए ना। ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि M1 पिक किया तो M2 भी पिक करोगे। क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर M1 पिक किया तो ही M2 बोरो किया जा सकता है, वरना नहीं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ही डज नॉट वांट टू बोरो 2 इफ 1 इज ऑल्सो बोरोड, मतलब अनलेस 1 इज बोरोड। तो जब तक 1 बोरो नहीं होगी ना, तब तक वो 2 भी बोरो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? वो ये बोल रहा है कि अगर उसने मैथ्स 1 लिए तो ही वो शायद मैथ्स 2 लेगा, पर अगर उसने मैथ्स 1 नहीं लिया तो मैथ्स 2 लेगा ही नहीं।
पर ऐसा मत समझ लेना कि अगर उसने मैथ्स में लिया तो मैथ्स 2 भी लेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन है कि दोनों साथ में लिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेस ऑफ अ क्यूब। चलो क्यूब बनाता हूं मैं। ऐसा दिखता है क्यूब? मुझे बताइए टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? 6। क्यूब के जो फेसेस हैं टोटल वो कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। क्यूब के टोटल फेसेस होते हैं 6। कौन से 6 बताता हूं आपको, देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। कैसे सर? एक सामने एक पीछे, जैसे अपने सामने क्यूब रखा था, एक सामने एक पीछे, और फिर ऐसे 1 2 3 4, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। राइट में 4 है, लेफ्ट में 3 है, ऊपर में 1 है, नीचे 2 है, आमने सामने जो फेस मुझे दिख रहा है और जो पीछे वाला फेस है वो, समझ लो ना, एक आगे वाला फेस और एक पीछे वाला फेस। क्या ये तो सबको समझ में आता है कि 6 फेसेस हैं? हाँ। अब तुमसे बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग अ फेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 कलर्स। तो मैं क्या कर देता हूं, लेट्स पेंट वन साइड या एनी वन साइड बाय एनी वन कलर। तो मान लो कि मैंने सामने वाला, फ्रंट वाला, कोई भी वाला फेस जो है ना उसको पिक कर लिया है और उसमें एक कलर भर दिया है। तो अब क्या होगा सुनना, देन अपोजिट, फेस कैन बी colored in 5 ways. अपोजिट फेस कैन बी कलर्ड इन 5 ways. कोई भी एक कलर मैंने चूज कर लिया, वो एक किसी एक फेस पर कर दिया है, ठीक है। अब मैं तुमको चॉइसेस की बात बता रहा हूं, देखो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो आपने 6 फेजेस में से कोई भी एक फेज में मान लो येलो भर दिया। अब अगर एक तरफ येलो भर दिया है तो बाकी के जो सामने वाला फेस है जस्ट अपोजिट वाला, जैसे यहां मैंने येलो भर दिया तो जस्ट अपोजिट में येलो के अलावा कोई भी 5 आ सकते हैं, ठीक है। नाउ एक बार जब ये डन हो गया, अब मैं बोलता हूं अदर 4 फेसेस कैन बी colored in 4 minus 1 factorial ways. अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, बताता हूं मैं। तो टोटल वेज हो गया 30। मान लो यहां मैंने येलो भर दिया, सामने ग्रीन हो गया। अब जो बाकी के 4 बचे, क्या ये आपको सर्कल की तरह नहीं दिख रहे? ये बाकी जो 1 2 3 4 दिखा रहा हूं मैं, डोंट यू थिंक इट इज लाइक अ सर्कल? ये और ये, तो ये तो एक लूप बन रहा है ना, 1 4 2 3 1 4 2 3। अरे फील करो, इमेजिन करो, 1 4 2 3, एक सर्कल की तरह हो गया। तो अब मेरे पास 4 कलर है और 4 जो पोजीशंस बची है ना, वो 4 पोजीशन अपने आप में सर्कुलर फॉर्म में है। तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ओ भाई साहब, लेवल है भाई, लेवल। ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, लेवल है इसीलिए तो सर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल ये रहा हमारे पास, तो ये हो गया 30, दिस इज 30। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास ईच ऑफ द 4 पेपर्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी फेल्ड। सीए फाउंडेशन में ऐसा ही तो होता है। बताओ सीए फाउंडेशन में फेल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर या तो हम कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, या तो कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, या तो कोई 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, या चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाए। कितना ईजी है फेल होना, देखो 4 में से अगर 4 में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी फेल हो, 4 में से किसी 2 में फेल हो तो भी फेल हो,
किसी में भी 40 से कम ले आओ फेल हो जाओगे। तो फेल होने के कितने तरीके हैं, या तो एक में, या तो दो में, या तीन में, या चारों में। अरे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम लोग का टेंशन ले रहे हो इतना? अरे क्या हो गया? अच्छा दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, चलो दूसरा ऑप्शन, नंबर ऑफ वेज टू पास, कि किसी में भी फेल ना हो, वन। तो 2 की पावर n-1 से भी तो निकाल सकते हैं ना, कि टोटल वेज होते हैं 2 की पावर n-1। अच्छा ये तो वो वन और मोर वाला कॉन्सेप्ट लगा है क्या? यस, वन और मोर वाला लगा है। चलो नो प्रॉब्लम। नहीं पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ गणेश भाई, गणेश भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो एग्रीगेट वाली कोई कंडीशन नहीं दी है ना, एग्रीगेट वाली कंडीशन होगी तो आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है,